guys, welcome back to my channel. So here is my another video lecture for all of you. So today we are going to discuss about Huntington's disease. So basically एक neurological disorder है. So let's start with the topic. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज़। तो हंटिंगटन डिजीज़ एक तरीके का न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो आपके जो नर्व सेल्स होती हैं उसमें कांस्टेंट ब्रेकडाउन की वजह से होता है। स्पेशली जो बेसल गैंग्लिया है, आपकी बेसल गैंग्लिया की नर्व सेल्स हैं, उनमें प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन होता रहता है। तो ये जो है आपके 1/10,000 पर्सन इन USA उनको अफेक्ट करता है। तो बेसिकली हंटिंगटन जो डिज़ीज़ है वो आपकी मूवमेंट, थिंकिंग और साइकेट्रिक डिसऑर्डर को कॉज करता है। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा जो कुछ लोग होते हैं जिनको हंटिंगटन डिजीज़ डेवलप होती है तो वो होती है आपकी 30s से 40s में डेवलप होती है। ठीक है, बट ऑनसेट जो होता है वो पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो जब डिज़ीज़ आपकी 20s से पहले शुरू होती है इसको बोला जाता है कंजेनाइटल हंटिंगटन्स डिजीज़। तो जो आपकी हंटिंगटन्स डिजीज़ होती है वो यूजुअली आपके मूवमेंट, कॉग्निशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर को कॉज करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो जो साइन एंड सिम्टम्स पहले आते हैं वो बहुत अफेक्टेड पीपल के अकॉर्डिंग वेरी करता है कि किस एज ग्रुप में आपको डिज़ीज़ हो रही है, उस हिसाब से आपको सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, जब डिज़ीज़ जब प्रोग्रेस करती रहती है तो कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है, या तो वो आपकी कॉग्निशन को ज़्यादा अफेक्ट करेंगे या फिर आपके मूवमेंट को ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। तो इस बेसिस पे डिज़ीज़ होती है। नाउ कम्स मूवमेंट डिसऑर्डर। तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स में क्या होते हैं, आपकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स और जो आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स है दोनों में आपकी इम्पेयरमेंट आती है। इसमें आपका क्या होता है, इनवॉलंटरी जर्किंग होती है या फिर रिथिंग मूवमेंट्स होते हैं जिसको कोरिया बोला जाता है। ठीक है, फिर आपकी मसल प्रॉब्लम्स होती है, इससे मसल रिजिडिटी हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा जिसको डिस्टोनिया कहा जाता है। ठीक है, फिर स्लो और एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, निस्टैगमस बोलते हैं इसे। इम्पेयर्ड गेट हो जाएगी, पॉस्चर इम्पेयर होगा, बैलेंस इम्पेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो आपकी स्पीच और स्वेलोइंग है आपको उसमें भी प्रॉब्लम होगी। देन कम्स कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में आपकी थिंकिंग वगैरह ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, इसमें आप टास्क में फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और इसमें जो पेशेंट है वो उसमें फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है, या फिर वो एक थॉट पे या बिहेवियर या एक्शन पे कुछ टाइम तक उस पर स्टक नहीं रह सकता। ठीक है, कि जो वो कह रहा है वो उस पर ही टिका नहीं रह सकता, वो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पेशेंट है उसको अपने बिहेवियर का, अपने एबिलिटीज़ का कुछ पता नहीं होता है इसमें। ठीक है, उसको अवेयरनेस नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसको थॉट प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, वर्ड्स नहीं मिलते हैं, स्पीच प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद वो नई इन्फॉर्मेशन लर्न नहीं कर पाता है। देन कम्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है हंटिंगटन के साथ, जो है डिप्रेशन का। ठीक है, इसमें हंटिंगटन की वजह से डिप्रेशन मेनली कॉज होता है, कॉमनली कॉज होता है कह सकते हैं आप। सो डिप्रेशन कब होता है, जब आपकी ब्रेन में इंजरी हो रही है या ब्रेन फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं तब। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, आपको इरिटेबिलिटी होती है, सैडनेस होती है, सोशल विड्रॉल होता है, और इंसोमनिया होता है, नींद नहीं आती है। ठीक है, फटीगनेस, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, फिर आपके ऐसा सुसाइडल थाट्स आते हैं आपको। ठीक है, देन कम्स कॉजेज़। सो कॉजेज़ में क्या है, जो हंटिंगटन डिजीज़ है वो आपका इनहेरिटेड डिफेक्ट है। ठीक है, ये आपके सिंगल जीन में जो डिफेक्ट आता है उसकी वजह से होता है, और ये हेरिडिटी होता है, ये जेनेटिकली फैमिलीज़ में रन करता है। ठीक है, ये आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या कि डोमिनेंट डिसऑर्डर मीन्स कि सिर्फ एक कॉपी चाहिए पेशेंट को डिफेक्टिव जीन की और उसमें डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, सेक्स क्रोम में जो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स है उसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, कि जो एक पर्सन होता है वो 2 कॉपी हर एक जीन की लेता है, एक कॉपी एक पेरेंट से। ठीक है, तो जो पेरेंट है जिसको डिफेक्टिव हंटिंगटन डिजीज़ जिसमें है वो अपने उस डिज़ीज़ को आगे अगले नेक्स्ट अपनी जनरेशन में पास कर सकता है। ठीक है, तो हर एक जो चाइल्ड है फैमिली का उसको 50% के चांसेस हो जाएंगे इनहेरिट होने के। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। सो कॉम्प्लिकेशन में इसमें सबसे मेन तो था डिप्रेशन, की बहुत कॉमनली कॉज हो रहा है डिप्रेशन। तो इस वजह से क्या है, रिस्क ऑफ सुसाइड बढ़ जाता है पेशेंट का। ठीक है, और बाकी तो उसकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है, डाइटरी प्रॉब्लम्स होती है, ईटिंग प्रॉब्लम होती है, स्वेलोइंग प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, इनकॉन्टिनेंस और वेट लॉस वगैरह होता है। ठीक है, फिर साइकेट्रिक और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से सोशल आइसोलेशन होता है, डीप डिप्रेशन हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, फिर उसके बाद जो पेशेंट होता है वो जो फाइनल स्टेजेस में होता है तो वो बेड रिडन हो जाता है।
फिर कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं डेथ केस में कि निमोनिया या कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को, ठीक है। इंजरीज रिलेटेड टू फॉल, क्योंकि अब उसका मूवमेंट डिसऑर्डर आ रहा है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो फॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ होने के चांसेस भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई वो स्वेलो नहीं कर पा रहा है, तो स्वेलो नहीं कर पा रहा है तो इम्पेयर्ड बॉडी न्यूट्रिशन हो जाता है उसका, जिसकी वजह से फैटल हो जाती है कंडीशन। फिर आता है टेस्ट एंड डायग्नोसिस। टेस्ट एंड डायग्नोसिस आप क्या करते हैं, इसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री आप लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक एग्जामिनेशंस आप करते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जाम में आप क्या चेक करते हैं, मोटर सिम्टम, सेंसरी सिम्टम एंड साइकेट्रिक सिम्टम। मोटर सिम्टम में आप रिफ्लेक्सेस देखेंगे, मसल स्ट्रेंथ देखेंगे पेशेंट की, मसल टोन, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस। सेंसरी सिम्टम्स में आप सेंस ऑफ टच चेक करेंगे और विजन एंड आई मूवमेंट चेक करेंगे और हियरिंग चेक करेंगे, ठीक है। साइकेट्रिक सिम्टम्स में आप मेंटल स्टेटस देखेंगे, पेशेंट का मूड देखेंगे। फिर होता है आपकी न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो इसमें न्यूरोलॉजिस्ट आपके टेस्ट करता है, लाइक आपकी मेमोरी चेक करेगा पेशेंट की, ठीक है। रीजनिंग चेक करता है, मेंटल एबिलिटी चेक करता है, लैंग्वेज फंक्शन चेक करता है, देन स्पेटियल रीजन। जो आपकी स्पेटियल रीजनिंग होती है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो चीज़ों को 3D वे में परसीव करता है, उसको ठीक है 3D वे में परसीव करता है। फिर अगर आप उसको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो वो उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मीन्स उसको जो गेन करना है वो उस चीज़ को समझ सकता है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से भी वो टॉपिक के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज़ स्पेटियल रीजनिंग। देन साइकेट्रिक एवेल्युएशन करेंगे। साइकेट्रिक एवेल्युएशन में जैसे कि अगर इमोशनल स्टेट आप कोई पेशेंट की देखनी है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखने हैं, क्वालिटी ऑफ जजमेंट देखना है, कोपिंग स्किल्स देखनी है पेशेंट की कैसी है, और जो डिसऑर्डर्ड थिंकिंग है पेशेंट की उसके साइंस देखने की पेशेंट की डिसऑर्डर्ड थिंकिंग तो नहीं है, ठीक है। फिर अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है उसका एविडेंस आपको चेक करने की कोई सब्सटेंस अब्यूज़ में इंडल्ज तो नहीं है पेशेंट। फिर ब्रेन इमेजिंग एंड फंक्शन चेक करना है, तो ब्रेन इमेजिंग टेस्ट आप करते हैं ये देखने के लिए कि ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है, ठीक है। फिर जिसमें इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ आती है वो आप MRI कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो ब्रेन होता है उसकी 3D इमेज फॉर्म होती है। फिर आप CT स्कैन कर सकते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शनल इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं। फिर ये टेस्ट से आपको बेसिकली ये पता चलता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है हंटिंगटन डिजीज़ से, या फिर कोई और डिजीज़ कंडीशन होती है वो पता चल जाता है इसमें। ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स, तो ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है जो बेसिकली हंटिंगटन डिजीज़ को अल्टर कर दे, क्योंकि ये आपका इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। तो आप इसमें बेसिकली कोलैबोरेटिव गोल्स प्रिपेयर करते हैं जो बेसिकली आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और जो है अगर पेशेंट जो है उसको सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद आप ड्रग्स देते हैं जो कि आपके मतलब सिम्टम आप रिलीज़ करने के लिए जो उसको ड्रग्स देते हैं वो साइड इफ़ेक्ट भी कॉज कर सकते हैं जो पेशेंट की कंडीशन को और वर्सन कर सकते हैं। तो मेडिकेशंस आप क्या देते हैं इसमें, सबसे पहले आप मूवमेंट डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स देते हैं। पहला है टेट्राबेंजीन। टेट्राबेंजीन ये आपका जेनाजीन नाम से आती है मेडिसिन। ये आपकी जो इनवॉलंटरी जर्किंग होती है या रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं कॉमनली नोन एज कोरिया, तो उसको आपके सप्रेस करता है। फिर एंटीसाइकोटिक आप देते हैं जैसे हेलोपेरिडोल, हेल्डोल नेम से आपको मिलता है वो, और क्लोरोप्रोमेजीन वगैरह। तो ये क्या करते हैं आपके, ये भी सप्रेसिंग करते हैं मूवमेंट्स को, जो कोरिया आपको सप्रेस करेगा, ठीक है। अदर मेडिकेशंस क्या करती हैं वो भी मतलब ये मूवमेंट के लिए हैं बेसिकली, कोरिया को सप्रेस करने के लिए। टेट्राबेंजीन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। दूसरी मेडिकेशंस आप दे सकते हैं, मैंटेडिन दे सकते हैं, लेवेटेरेक्टेरम दे सकते हैं, कैप्रा नेम से यही होता है, और क्लोनाजिपम, क्लोनोनोपिन, ठीक है। देन कम्स साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में एक साइकोथेरेपिस्ट होता है, एक साइकेट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट या एक क्लिनिकल सोशल वर्कर। वो पेशेंट से बात करके उन्हें थेरेपी देते हैं ताकि जो उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है वो मैनेज हो सके, ठीक है। उनमें कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सके, ठीक है। उसके बाद जो डिज़ीज़ है उसकी जो प्रोग्रेशन है उसको कम कर सके, सो दैट कि पेशेंट जो है वो ठीक हो सके या उसके सिम्टम्स रिलीव हो सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स से कम्युनिकेशन वगैरह बढ़ाते हैं इसमें, ठीक है। फिर आता है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में क्या करते हैं, जो पेशेंट है, अब आपको पता है कि उसको स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, वो स्वेलो नहीं कर पाता है, वो बोल नहीं पाता है, तो हम स्पीच थेरेपी उसे प्रोवाइड करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट क्या करता है, वो आपको कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ बताता है कि ठीक है, जैसे आप कुछ ऐसे बोर्ड, मतलब कि बोर्ड है उसमें इमेजेस लगी हैं, आपको उससे वो कम्युनिकेशन करना सिखाएगा, ठीक है। तो यही होता है। और वो उसको जो स्वेलोइंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है वो एक्सरसाइजेज वगैरह बताता है, सो दैट कि जो वो
मसल हैं वो वर्क कर सके थोड़ा। देन कम्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जैसे हैंड ड्रिल्स एट द होम आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनके बाथिंग और ड्रेसिंग के लिए एक असिस्टेड डिवाइसेस उन्हें दे देते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो जिनकी लिमिटेड मोटर स्किल्स हो जाती हैं तो उनके लिए कुछ यूटेंसिल्स भी होते हैं, स्पेशली डिज़ाइंड यूटेंसिल्स, तो आप उन्हें वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अदर केयर में आते हैं आपकी ईटिंग एंड न्यूट्रिशन। तो जो लोग जिनको हंटिंगटन्स डिजीज़ होती है उनका मेन डिफ़िकल्टी ये रहती है कि वो बॉडी वेट हेल्दी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको स्वेलोइंग और स्पीच में की प्रॉब्लम होती है, तो वो उस हिसाब से न्यूट्रिशन ले नहीं पाते। तो इसीलिए आपको उन्हें मोर देन 3 मील्स पर डे देना होता है, नेसेसरी होता है ये। उसके बाद उन्हें डिफ़िकल्टी होती है च्यूइंग में, स्वेलोइंग में, क्योंकि उनके जो मोटर स्किल्स होते हैं वो भी फाइन हो जाती हैं, तो वो फूड को अच्छे से च्यू नहीं कर पाते, ज़्यादा अमाउंट ले नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से चोकिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी होती है। तो इसीलिए हंटिंगटन्स का जो पेशेंट होता है उसको ईटिंग और ड्रिंकिंग में असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। होप यू ऑल गाइज video useful. So don't forget to like, subscribe and share my channel, and thank you guys for watching and keep supporting.